बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक चीज़ हुकूमत के लिए दर्द सर बनी हुई है और वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तोड़ने के लिए, उनका दिल लुभाने के लिए, उनको ख़रीदने के लिए, उनका असर ख़त्म करने के लिए पिछले कई साल में हुकूमत ने कई कोशिशें की हैं और जितनी कोशिशें की हैं उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी नून लीग से मज़ीद दूर होते चले गए हैं। यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई है और उसकी कई वजूहात हैं। मसलन आपने देखा एक मरतबा यह हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट दिया, लेकिन पीडीएम की हुकूमत आई, उसने सबसे पहले आते ही ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट खत्म किया, क्योंकि हुकूमत को लगा कि ये वोट तो सारे पीटीआई को मिल जाएंगे, हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वोटिंग राइट खत्म करके उन्होंने एक तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऑफेंड किया। फिर तरह तरह के बयान दिए गए। कभी उन्होंने कहा कि जी ये तो पाकिस्तान में अपने मुर्दे दफनाने आते हैं, कभी इन्होंने कहा कि इनका जी पाकिस्तान में है क्या, ये तो सारा कुछ बाहर अपना रखते हैं। कई तरह के ताने उनको दिए गए, यानी बुरा भला भी कहा गया, ताने भी दिए गए, वोटिंग राइट भी छीन लिया गया। उनके लिए जो वो डिजर्व करते हैं वो उनको उनके हुकूक भी नहीं दिए गए पाकिस्तान में। ये सारा करने के बाद भी जब देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब भी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ओवरसीज पाकिस्तानी बने हुए हैं, तो अब हुकूमत ने एक नया तरीका इख्तियार किया है, एक नया हरबा ढूंढा है कि इनका दिल मोह लिया जाए। और इस सिलसिले में एक कन्वेंशन करने का प्लान किया गया 13, 14 और 15 13, 14, 15 एग्जैक्टली 13, 14, 15 अप्रैल को एक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कन्वेंशन का इनेकाद किया गया कि दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन्वाइट किया जाए और उनको अट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है कि हम आपको 5 स्टार होटल में ठहराएंगे, आपकी खूब आओ भगत की जाएगी, मेज़बानी की जाएगी, आपको इस्लामाबाद के मेरियट और सरीना में ठहराया जाएगा और आपने सिर्फ अपना टिकट लेना है, यहाँ पर आ जाना है, बाकी आपके 3-4 दिन हम मेज़बान होंगे। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस दावत को बड़े पैमाने पर मुस्तरद कर दिया है और एक पूरी कैंपेन चल रही है यूके में, यूके के मुख्तलिफ स्टेट्स में। ग्लासगो में मेरी मसलन बात हो रही थी, बर्मिंघम में बात हो रही थी कल। उन्होंने कहा कि हम तो इस कॉन्फ्रेंस में, इस कन्वेंशन में नहीं जा रहे और हम क्यों जाएं, हम क्या लेने के लिए जाएं। अमेरिका में भी लोगों ने इसको मुस्तरद कर दिया है। अब अगर कुछ लोग आएंगे तो वो चंद लोग अपने जो इनके दुनिया भर में, यूरोप में या इधर उधर चंद अपने जो ओहदेदार हैं, क्योंकि नून लीग की तंजीम तो बस इतनी है कि सिर्फ ओहदेदार हैं, कोई सदर है, कोई सेक्रेटरी है, लेकिन कारकुन कोई नहीं है, तो इतनी सी इनकी तंजीम है। तो वो जो लोग हैं, कोई इटली का सदर, कोई स्पेन का सदर, कोई जनाब यूके का सदर, कोई सेक्रेटरी जनरल, ये लोग चंद एक शायद आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों ने उसको मुस्तरद कर दिया। वैसे ये प्लान जिस तरह से किया गया था उस तरह से तो हो नहीं रहा, चौपट हो गया है, क्योंकि 13, 14, 15 को कहा गया था कि 13 को वज़ीर आज़म खिताब करेंगे, 14 को भी एक अहम शख्सियत खिताब करेंगी, 15 को भी इसी तरह से प्लान था। लेकिन वज़ीर आज़म साहब तो बेलारूस और यूके जा रहे हैं, खुद ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ बुलाकर खुद यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अब शायद 15 को की सुबह वज़ीर आज़म वापस पहुंचे तो 15 को खिताब करें, लेकिन शायद वो भी ना कर पाए। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो कुछ एक उनको एक बयानिया देने के लिए या उनके लिए कोई पैकेज देने के लिए या उनका दिल लुभाने के लिए एक कन्वेंशन का इनेकाद तो किया गया, लेकिन वो इनेकाद उसका होने से पहले ही वो फ्लॉप शो नजर आता है। ऐसा लगता है कि वो शो पहले ही फ्लॉप हो गया, क्योंकि एक तो बड़े पैमाने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसको मुस्तरद कर दिया है कि हम नहीं आ रहे, और जो दूसरा ये है कि खुद वज़ीर आज़म भी उसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे। पहले बुला लिया और अब जनाब वो जा रहे हैं बेलारूस और फिर बरतानिया, जहां पर जाकर उन्होंने पता नहीं कौन सी अहम मीटिंग्स करनी है आपस में बैठ के जो मीटिंग्स होती हैं वो गिटमेट होती है, बेसिकली मीटिंग नहीं होती, वो गिटमेट होती है। तो जो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज, ये आपस में बैठ के गिटमेट करेंगे और देखते हैं कि उसमें से वो क्या निकाल के लाते हैं। तो ये वाला फार्मूला तो हो गया नाकाम। दूसरा जो दर्द-ए-सर चीज बनी हुई है हुकूमत के लिए, वो है पीटीआई का सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से नून लीग इतनी ही नाबलद है कि वो तो सोशल मीडिया कह भी नहीं सकते, वो सोशल मीडिया को सोशल मीडिया कहते हैं। सोशल मीडिया, ये जी जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, ये इसने सारा तबाह कर दिया है पाकिस्तान को। बड़े बड़े वुज़रा टेलीविजन टॉक शो में बैठ के, आप सुनिएगा, गौर कीजिएगा, बड़े बड़े वुज़रा सोशल जहां टॉक शो में बैठते कहते हैं ये पीटीआई का सोशल मीडिया जो है इसने तबाह कर दिया। यानी सोशल मीडिया की साइंस को तो समझते नहीं है, उसका नाम तो आप ले नहीं सकते, सोशल मीडिया को सोशल मीडिया कहते हैं।
नाम आप ले नहीं सकते, और आपको ये पता, आप साइंस तो जानते नहीं है सोशल मीडिया की। भाई पीटीआई का नैरेटिव अगर किसी ने जिंदा रखा है तो वो सोशल मीडिया, पीटीआई को किसी ने जिंदा रखा हुआ है तो सोशल मीडिया। वरना पीटीआई में इमरान खान की तस्वीर नहीं चला सकते, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, इमरान खान का बयान नहीं चल सकता, ना अखबार में छप सकता है। तो भाई अगर सोशल मीडिया ना होता तो इमरान खान का नैरेटिव कहां से चल रहा होता? व्हाट्सएप ग्रुपों में चलता, सिर्फ उससे जिंदा रहता। अगर ये डिजिटल मीडिया ना होता तो क्या तहरीक इंसाफ 2024 का इलेक्शन जीत पाती, जो उन्होंने क्लियरली क्लीन स्वीप किया? ये डिजिटल मीडिया की बुनियाद पर किया, वरना उससे पहले तो पीटीआई पर हर तरह की पाबंदियां लग गई थी। आप मोबाइल फोन आपने बंद कर दिए, जो जहां जहां आपका बस चलता था, इंटरनेट आपने उस दिन बंद कर दिया जिस दिन इलेक्शन होना था, निशान आपने छीन लिया। एक एक हल्के में 3-3 निशान थे, एक ऊपर 3-2 नीचे, एक हल्के में 3-3 लोगों ने निशान याद करने थे। किसने याद कराए? डिजिटल मीडिया ने कराए, सोशल मीडिया ने कराए। और आज सारी तबाही का जिम्मेदार सोशल मीडिया को करार दे दिया कि जी ये जो इमरान खान बाहर नहीं आ पा रहे ना जेल से, इसका जिम्मेदार पीटीआई का सोशल मीडिया। और भैया आप सोशल मीडिया को बंद करना है तो पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। टीवी पर आपकी तकरीर चलती है, पीटीआई के लोगों की भी तकरीर चले, आपका जलसा चलता है, उनका जलसा भी पहले होने दिया जाए फिर चले। आपके बयान चलते हैं, इमरान खान के बयान भी चले। या तो आप फिर लेवल प्लेइंग फील्ड दें, फिर डिजिटल मीडिया से शिकवे करें। तो डिजिटल मीडिया ने मुश्किल तरीन हालात में पीटीआई का नैरेटिव जिंदा रखा है। तो आप उसको, जाहिर है चूंकि आप सियासी मुखालिफ हैं और आप इसीलिए आप नहीं जीत पा रहे हैं इमरान खान से, चूंकि तो इसलिए आप कहते हैं कि जी ये पीटीआई का जो सोशल मीडिया है ना, ये अगर ना हो ना फिर सत्य खैर है। यानी फायरवॉल आपने लगा दी, पूरी तरह से डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पीका आप ले आए। हर कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं किया, हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, और जब कुछ बन नहीं पड़ा, कोई बस नहीं चला, तो आप सिर्फ गालियों गलौज पे उतर आए कि जी ये तो सोशल मीडिया बुरा है और पाकिस्तान की जो तबाही है ये सिर्फ इस पीटीआई के डिजिटल मीडिया ने कर रखी है। और डिजिटल मीडिया इमरान खान की रिहाई के रास्ते में भी रुकावट है, और ये डिजिटल मीडिया खामोश होगा तो इमरान खान यहाँ होंगे। ये सब फजूल बातें। डिजिटल मीडिया का बोलते रहना ही तो हुकूमत पर कुछ ना कुछ असर डाल रहा है। या अगर पाकिस्तान में मुक़्तदरा आज बातचीत कर रही है तो वो डिजिटल मीडिया की वजह से ही एक स्ट्रेंथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पल्ले छोड़ा क्या है इसकी लीडरशिप पे? 90% लोग, 80% लोग तो इसके कॉम्प्रोमाइज मालूम होते हैं। कोई इमरान खान का बयानिया बाहर आके बताने को तैयार नहीं है। ये तो इमरान खान की ट्वीट अगर ना आए, जो कि उन्होंने कोई चैनल अपना डेवलप किया हुआ है, वो अगर ना आए तो पीछे ये तो मुलाकात करने वाले तो आकर बाहर कुछ भी ना बताएं। अलीमा खान आके बताते थे, अलीमा खान को भी रोक दिया गया है। तो अब ये जो नैरेटिव की जंग है ये अगले मरहले में ले जाई जा रही है। पहले इमरान खान का नैरेटिव रोकने के लिए अदालत से अजीबोगरीब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अजीबोगरीब फैसला आया कि जी टॉक नहीं कर सकेंगे। फिर जो लोग टॉक करते हैं उनकी मुलाकातें रोक दी गई। आज भी मुलाकात के लिए गए हुए हैं, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पता नहीं मुलाकात हो पाती या नहीं हो पाती। तो ये जो इस सारी सूरत हाल में नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश जब फिर भी नहीं हो पा रहा तो जी ये डिजिटल मीडिया बुरा है। डिजिटल मीडिया भी नहीं, सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया बुरा है। तो इस से इतनी ही वाकफियत है जितनी इस लफ्ज़ से है नून लीग को और पीटीआई के मुखालिफिन को। अच्छा जी, अब एक चीज़ और मैं ज़रा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करते हैं, डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, तो अहमद दुरानी साहब ने भी डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए वो अपना व्लॉग करते हैं। तो उनके भाइयों को उठाया गया, उसमें कल केस भी आपके इल्म में है, शायद आ गया होगा कि कल अदालत में वजारत दिफा की जानिब से रिपोर्ट मांगी गई थी। वजारत दिफा ने साफ 2 हरफी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी वो हमारे पास नहीं है और हमें पता भी नहीं है वो कहाँ है, ना वो हमारे पास है और ना हमें पता है वो कहाँ है, बस बात खत्म। और आईजी साहब जो है वो घुमा रहे हैं अमीन मिनाज साहब के साथ मिलके, जी वो भावलपुर में मोबाइल एक्टिविटी हुई है, वहाँ उनका मोबाइल ओपन हुआ है, वहाँ की कोई लोकेशन आई है, हमने आईजी साहब से कहा है, आईजी पंजाब से कहा है, फलां से कहा है, को टीमें रवाना की हैं, इधर से भी बंदे गए हैं, उधर से भी बंदे एक्टिव हुए हैं, और जी देख रहे हैं कि क्या होता है। तो देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ टाइम और दे दें। ये राम कहानी सुनाई है। और जज साहब की वही चीज़ें पुरानी। पहले तो आईजी साहब ने खैर इस काबिल भी नहीं समझा कि सुबह वो पहुंच जाएं, आए नहीं। तो जज साहब ने कहा कि जी उनको बुलाएं, 11 बजे तक का टाइम दिया, 11 बजे वो आए, आके उन्होंने ये सारी राम कहानी सुनाई। तो और उनके भाइयों का कोई पता नहीं है। कल भी उनकी वालदा रोती रहीं और कहती नहीं कि जी मर जाएं, उन पर सब्र आ जाती है, लेकिन ऐसे बच्चे जो उठा लिए जाएं
ان پہ صبر نہیں آتا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے اس طرح کوئی اٹھائے تو میں پوچھوں آپ سے کہ آپ کو ایک پل بھی چین پڑتا یا نہیں پڑتا، آپ کو رات کو نیند آتی ہے یا نہیں آتی؟ وہ کہتی ہیں اس دن سے میں سو نہیں سکی کہ میرا بچہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ یہ تو ماں سے ہی پوچھا جا سکتا ہے نا کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہے، فیملی پہ ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے دل پر کیا بیت رہی ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا، کہیں اسے مار تو نہیں رہے ہوں گے، کہیں اس پر تشدد تو نہیں کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں اس کو کھانا دیا ہوگا یہ نہیں دیا ہوگا۔ آپ ماں کے طور پر سوچیں نا، ماں ہوتے ہوئے سوچیں کہ ماں اپنے بچوں کے بارے میں کس طرح سے فکر مند ہوگی۔ لیکن مجال ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی اور کوئی مسئلہ کسی کے چہرے پر نظر آیا ہو، تو یہ مجموعی طور پر ملا کر جو ڈیجیٹل میڈیا، اوورسیز پاکستانی، ان کی آواز، ان کے ویلاگس، یہ سارا کچھ حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے نہ جانے کیا کیا حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ایک تجویز محمود اچکزئی صاحب نے دی ہے۔ محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو قائمہ کمیٹیوں سے پہلے مرحلے میں مستعفی ہو جانا چاہیے، جتنی بھی قائمہ کمیٹیاں ہیں اس سے پہلے مرحلے میں نکل جائے، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے، اور تیسرے مرحلے میں 4 ماہ میں نئے الیکشن ہونے چاہیے۔ تو یہ محمود اچکزئی صاحب نے تجویز دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ قائمہ کمیٹیاں چھوڑ دیں، باہر آ جائیں، اسمبلیوں سے نہ آئیں لیکن قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو جائیں، چھوڑ دیں حکومت کے اوپر۔ ویسے بھی کون سا کوئی فرق ڈال پا رہے ہیں، جو قانون سازی انہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ تو کر ہی رہتے ہیں، بلڈوز کر دیتے ہیں، تو قائمہ کمیٹیاں چھوڑ دیں۔ کیا ہے، مراد ہی ملی ہوئی ہیں نا جی، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، ملازم ملے ہوئے ہیں، دفتر ملا ہوا ہے، اور یہی ہے نا جی، اور کیا ہے اس سے فائدہ ہے؟ تو یہ محمود اچکزئی صاحب کی تجویز ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں۔ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، ظاہر ہے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، اگرچہ نمبر آپ کا پورا نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی کو ساتھ انگیج کیا جا سکتا ہے، ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے، ان سے ملاقاتیں کی جا سکتی ہیں، اگرچہ انہوں نے ماننا تو نہیں ہے، لیکن چلیے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو یہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں سمجھتے ہیں حکومت پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس سے الیکشن کی طرف معاملات جائیں گے۔ آخر میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس وقت ایک بڑے مشکل سے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ایک تو ڈسپلن کی شدید کمی ہے، ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اور جب وہ کہہ دیتے ہیں تو پھر باقی پارٹی کو بیانیہ بنانے میں مشکل درپیش ہے۔ یعنی ایک بیان دے دیتے ہیں اعظم خان ایک ایسا عجیب و غریب سا بیان آ کر بلا ضرورت بیان جاری کرتے ہیں کہ جی وہ یہ ہو گیا تھا، مجھے مینڈیٹ دیا تھا، اب بھی مینڈیٹ دیا ہے بات چیت کرنے کا۔ او بھائی، اس طرح کی چیزیں اگر ہوتی بھی ہیں تو خاموشی سے ہوتی ہیں، تو کہاں کی عقل ہے کہ پوری عمر آپ نے گزار دی ہے، آپ کو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی بات ٹی وی پر کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی، کون سی پبلک پلیٹ فارم پہ کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ یہ نہیں تھا کہ ٹی وی پر ان کے منہ سے بات نکل گئی ہو، انہوں نے باقاعدہ پیغام ریکارڈ کرا کے جاری کیا۔ اب پوری پارٹی بیٹھی ہوئی وضاحتیں جاری کر رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ بیانیہ کیسے بنانا ہے۔ اور بھائی بیٹھے ہیں، مشاورت کریں، مشاورت کر کے ایک پوائنٹ آف ویو لیں، پوائنٹ آف ویو لے کر کوئی بتائیں کہ کیا اس کو کرنا ہے۔ اس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب نے مانا کہ آپ سیاست ہوتی ہے لیکن آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہوئے ہیں، ایکسیپٹ کریں اس بات کو کہ آپ وزیر اعلیٰ بن گئے، لیکن اتنے انسیکیور ہیں کہ لگے ہوئے ہیں جی فلاں سازشی ہے، فلاں سازشی، اسد کیسر کا بھی نام لے دیا، عاطف خان کا بھی نام لے دیا، شہرام ترکئی کا بھی نام لے دیا، یہ سب سازشی ہیں۔ اب اس پر پی ٹی آئی سے وضاحتیں مانگی جاتی رہیں کل سارا دن، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کا جواب کیا دیں۔ اور جی ہمارا کوئی کہتا ہے انٹرنل معاملہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی اس پر ہم نے سیز فائر کر لیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی وہ خود جواب دے سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو بھائی ایک چیز ہوئی ہے، پھر بیٹھ کے بات کرو، علی امین گنڈا پور سے کہو، اس کی وضاحت جاری کرے، بات ختم ہو جائے۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں علی امین گنڈا پور سے کہیں بھائی وضاحت جاری کریں، آپ کا یہ مقصد تھا، یہ مقصد نہیں تھا، کچھ تو بولیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، پی ٹی آئی ایسا لگتا ہے کہ ان کی شاید پتہ نہیں کوئی میٹنگ بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، ایم شور ہوتی ہیں میٹنگز تو، لیکن اس میں کیا ڈسکس کرتے ہیں، پھر کیا چیزیں طے پاتی ہیں اگر ڈسپلن کا اتنا فقدان ہے۔ مثلا میں 2-4 چیزیں آپ کو سنوا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو کہ کیا ان کے ہاں چل کیا رہا ہے۔ عمر ایوب صاحب سے مثلا سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ جی برتن آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا۔ اس پہ بات ہوئی ہے تو کیا ہے؟ پارٹی افیئرس چلتے رہتے ہیں اور ایک جگہ پہ بھانڈے جو ہیں برتن وہ لگتے بھی رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پارٹی افیئرس انٹرنل ہے، کسی کو تشویش باہر کے لوگوں کو یا کسی میڈیا کو کوئی تشویش نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں سر، ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے عہدے جیسے ہمارا اپنا انٹرنل ایشو ہے، باہر کا ایشو نہیں ہے، کسی کو کوئی تو پھر ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ سازشی ہمارا اپنا گھر کا ایشو ہے، ہم لوگ خود اس کو سالو کریں گے۔ نہیں، آپ میڈیا کا حصہ ہیں، آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ عمر ایوب صاحب صرف اتنا بتائیے نا کہ کیا اس حوالے سے چیزیں واضح ہو گئی کہ
इंटरनल इशू हम लोग खुद सॉल्व करेंगे, किसी का उससे कोई सर गरज आप ही के घर से आवाज आ रही है, एक फर्द घर का दूसरे को साजिशी करार दे रहा है, हम कोई एक्सेप्ट कर issue लें। नहीं है। हम लोग जाने, हमारा काम जाने, पार्टी का काम जाने, इंटरनली हमारे चेयरमैन, हमारे सेक्रेटरी जनरल जो है वो खुद इसको सॉल्व करेंगे, बानी चेयरमैन के साथ करेंगे, किसी और का इसके क्या साथ जो कोई हुआ ये गरज दुरुस्त है, गलत क्या है? ये हुआ जो दुरुस्त है ये? कोई इस पे कोई कमेंट नहीं। हमारे अपने साथी हैं सारे, हमारे दिल का टुकड़ा है सारे के सारे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। सर, इतिहाद क्या करने जा रहे हैं, कब बन रहा है? इंशाल्लाह आप देखेंगे उसका। थैंक यू। सर तो इत्तेहाद का उनसे पूछा गया उमर अयूब साहब से कि कोई अलायंस बन रहा है, तो उन्होंने हाँ जी बहुत जल्द खबर सुनेंगे। इसका मतलब है कि कोई कंक्रीट बात उनके पास इस हवाले से करने के लिए नहीं है कि भाई अलायंस बनना था, वो अलायंस बन रहा है या नहीं बन रहा, उसका क्या बना, हुआ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं है। अच्छा, इसी तरह से बैरिस्टर गौर साहब से पूछा गया, और जी पब्लिक में ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। सुनिए ज़रा बैरिस्टर गौर साहब क्या फरमाते हैं। कोलीग्स है कि एक दूसरे में हो जाता है, पब्लिक में ऐसी स्टेटमेंट आना बिल्कुल गलत है, नॉट एक्सेप्टेबल। आज पार्लियामेंट पार्टी में आतिफ खान ने और शहराम ताराकई ने मामला उठाया है, तो आपने क्या किस तरह मैंने पूरी तफसील से ब्रीफ किया हुआ है, सबके बारे में ब्रीफ किया हुआ है, क्या तरीक़ाकार, मैं उस पर पहले भी स्टेटमेंट दे चुका हूँ। मैंने पूरी तफसील बताई है पार्लियामेंट्री पार्टी को कि टिकटों का तकसीम कैसे हुआ है, सिंध में कैसे हुआ, बलूचिस्तान में कैसे हुआ, पंजाब में कैसे हुआ, KPK में कैसा हुआ। मैंने कहा यस, ये फैसला खान साहब का था, मैं पहले भी स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि हर एक को एक सीट मिलेगी, ना 2 सीट। लफ्ज सातसी के ऊपर झगड़ा है ना कि सातसी नहीं, साथ देखे ना, खान साहब ने कहा था कि मैं एक सीट दे रहा हूँ, मेरे पास सेंट्रल में कोई है नहीं, मेरे पास सेंट्रल में कोई है नहीं। तो द रीजन एक सीट देने का ये था कि मेरे पास सेंट्रल में कोई बंदा नहीं है, तो मैं क्या अली करूँगा। अमीन ने अपनी तरफ से ये साजिश का लफ्ज लगाया है। सर आपस में साथियों में होता रहता है, कोई इतनी वो नहीं है, नहीं करना चाहिए। थैंक यू। जरताज गुल साहबा जो हैं वो भी जाहिर है इधर उधर की बात करती हुई दिखाई दी। जब उनके सामने ये सवाल रखा गया तो उनके पास भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं था कहने के लिए। हमने पार्लिमानी पार्टी में तमाम अपने जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं सबको हमने ये कहा रिक्वेस्ट की है कि हम में से कोई शख्स भी डिसिप्लिन को नहीं तोड़ेगा, बिल्कुल भी अपने इख्तिलाफात को बात नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं उससे बेहतर जवाब मैं आपको ये दे दूँ कि हम बार बार एक ही बात करते हैं कि मेरे लीडर जो खान साहब है उनके कॉज को नुकसान पहुँचता है, इसलिए हम उसके बारे में बेहतर बात करें कि उनके बेगम साहिबा को मिलने नहीं देते, ईद की नमाज खान साहब को पढ़ने नहीं दी गई, उनके बच्चों से बात नहीं करनी जाती। अभी इतने दिन हो गए कि पार्टी की लीडरान को, पॉलिटिकल लोगों को खान साहब से बात या मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये हम इसके ऊपर बेहतर बात करें बजाय इसके कि हम इख्तिलाफात की बात करें। साहिबजादा हामिद साहब कहते हैं हमारी पार्टी गैर मामूली हालात से गुजर रही है, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी होती है, परेशानी भी होती है, उसमें उन्होंने कह दिया होगा। साहिबजादा हामिद साहब भी बस इसको गोल मोल घुमाने की कोशिश कर रहे थे, ये भी सुन लीजिए। दूसरे पे और साजिशी करार देना असद कैसर जैसी शख्सियत को ये जेब देता है वज़ीर आला को। यार मेरी बात सुने शाही साहब, बंदा बाज़ औक़ात किसी फ्रस्ट्रेशन या किसी गुस्से के अंदर होता है। ये सारे बड़े काबिल एहतराम भाई हैं हमारे, आपस में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है और है, लेकिन बस किसी वजह से उन्होंने इजहार कर दिया। फ्रस्ट्रेशन लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, मतलब फ्रस्ट्रेशन में यार बाज़ देखें ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो मामला चल रहे हैं, KPK के अंदर एक ऑपरेशन का मामला चल रहा है, ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं, मुख्तलिफ मामला हैं, एक बंदा सुबह से शाम तक काम कर रहा है, उस दौरान अगर किसी स्लिप ऑफ द टंग हो गया या वो आके कर सर इतने बड़े सूबे के बजाय आपस की लड़ाइयाँ, सर ये इतने बड़े सूबे के वज़ीर आला की जानिब से स्लिप ऑफ टंग हो जाना और साजिशी करार देना। वज़ीर आला ने, मैं तो चूँकि था बलूचिस्तान में कोई इंटरनेट नहीं है, मैं तो ईद के दिन से वहाँ पर था। हम जब वापस पहुँचे हैं यहाँ पर तो बात हुई है, उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने एड्रेस ही नहीं किया इस इशू को, तो जब उन्होंने एड्रेस नहीं कर रहे तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है। तो देखें PTI के पास कुछ कहने के लिए इन मसाइल के ऊपर कुछ खास है नहीं, ना उनके पास बयानिया है, ना बयानिया बन पा रहा है, और ना वो इस सिलसिले में कोई कोशिश ही कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ ये फुकदान सिर्फ PTI के पास नहीं है, ये जो मुलाकातें हुई हैं अमेरिका से आए लोगों की या कुछ राब्ते शाब्ते हो रहे हैं, इस पर नून लीग के पास भी कहने को कुछ नहीं है, वो भी बगलें झांक रहे हैं कि क्या आप इस पर जवाब दें। तो इस पर ज़रा अगले व्लॉग में बात करेंगे कि नून लीग किस तरह से परेशान है कि बारों बार क्या हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।